हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं MCO 6 की यूनिट 2 मार्केटिंग इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन आता है इस यूनिट से कि व्हाट इज़ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें सिर्फ, तो हमारे आसपास का जो भी बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, जो भी हमारे पास थिंग्स होती हैं, उन्हीं को कहते हैं इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें मार्केटिंग इन्वायरमेंट की, तो इसके अंदर उन फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को, मार्केटिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करें, उनको इफेक्ट करें। अब कुछ ऐसे इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर कि हमारा बिजनेस का पूरा कंट्रोल होता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट के जिनके ऊपर हमारे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन ये हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी हमारी फर्म्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो मार्केटिंग इन्वायरमेंट को अच्छे से समझें, उसके अकॉर्डिंग ही अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं, आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपका प्राइस वैल्यूएशन अच्छा है, आप कॉम्पिटिटर से अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल करवा रहे हैं मार्केट में, लेकिन उस कंडीशन में वहाँ का जो मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता है वो आपके प्रोडक्ट के लिए या आपकी फर्म्स के लिए फेवरेबल नहीं होता। तो उस कंडीशन में आप वहाँ फेल हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग इन्वायरमेंट किसी भी कंपनी की सक्सेस होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक्सप्लेन माइक्रो इन्वायरमेंट। कि माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है। तो अगर हम माइक्रो इन्वायरमेंट की बात करें, तो इसके अंदर हमारी कुछ उन इंटरनल फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है जो कि हमारी मार्केटिंग सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी इंटरनली हमारी फर्म से जुड़े होते हैं डायरेक्टली, और हमारे जितने भी मार्केटिंग डिसीजंस होते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उन सभी को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके सभी के ऊपर फ़र्क डालते हैं, उनके ऊपर असर डालते हैं। इनके ऊपर हमारे फर्म का, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है, लेकिन पूरा मतलब इनको हमारी अगर फर्म चाहे तो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकती है। तो सबसे पहले जो हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर पहला फैक्टर आता है, वो आता है सप्लायर। अब सप्लायर का मतलब क्या होता है, वो पर्सन, वो इंडिविजुअल या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी फर्म को रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, इनपुट्स प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू कि आप प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सकें और अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकें अदर पर्सनस को, कंज्यूमर्स को। अगर फर्म्स को उसके रॉ मटेरियल्स जिनसे कि वो प्रोडक्शन करता है, अगर वो रेगुलर बेस पे ना हो या ना मिले, तो क्या होगा, उस कंडीशन में उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली रन नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब तक उसके पास रॉ मटेरियल ही नहीं रहेगा, तब तक वो प्रोडक्शन किस तरह कर सकता है। और अगर इसी कंडीशन में हम ये बात करें कि जो सप्लायर है वो अच्छी क्वालिटी के रॉ मटेरियल इनपुट्स ही प्रोवाइड ना करे हमें, तो उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा लॉस हमें देखने को मिलेगा। हमारा जो मार्केट शेयर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर आपके साथ तभी तक जुड़े रहते हैं जब तक आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है। तो सप्लायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मार्केटिंग इन्वायरमेंट में, मार्केटिंग के डिसीजंस को लेने के लिए या हमारे किसी बिजनेस की सक्सेस रेट के लिए। इसके ऊपर हमारा प्रॉपर कंट्रोल होता है, हमारे फर्म्स का प्रॉपर कंट्रोल होता है। अगर उन्हें लगता है कि कोई सप्लायर उनको रॉ मटेरियल या इनपुट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, रेगुलर बेस प्रोवाइड नहीं कर रहा, या अच्छी क्वालिटी के प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में वो उसको चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इंटरमीडियरीज। अगर हम इंटरमीडियरीज की बात करें, जब कोई भी फर्म्स प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद उसका मेन पर्पज़ यही होता है कि उस प्रोडक्ट को सेल किया जाए, कस्टमर तक पहुंचाया जाए। लेकिन बहुत कम ऐसी फर्म्स हैं जो खुद प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है और कंज्यूमर तक पहुंचाती हैं। तो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में जो एक मिडल मैन काम करता है कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर कंज्यूमर तक पहुंचाने का, उसी को हम कह सकते हैं इंटरमीडियरी। अब इनका मेन पर्पस क्या होता है, इनका मेन पर्पस होता है कि आपकी जो सेल होती है उसको अरेंज करना, कि किस तरह आप अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, स्टोर्स के थ्रू, या कह सकते हैं मार्केटिंग की किस स्ट्रेटजी का यूज़ करें। मतलब आपकी सेल का जो भी काम होता है उसको अरेंज करना हमारे इन इंटरमीडियरीज़ का काम होता है। किस तरह आपके प्रोडक्ट के टाइटल्स का या ओनरशिप जो होती है प्रोडक्ट की, वो ट्रांसफ़र की जाए, किस तरह आपके प्रोडक्ट को स्टोर किया जाए, किस तरह उन प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जाए। प्रमोशन के लिए आप एडवर्टाइजमेंट यूज़ कर रहे हैं, बैनर यूज़ कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं ऑडियो वीडियो मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे हमारे बेसिक रोल्स होते हैं इंटरमीडियरीज़ के अंदर। एक तरह से इंटरमीडियरीज़ क्या करते हैं, एक तरह से हमें कन्वेंस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह हम अपने प्रोडक्ट को ईजिली सेल कर सकें। इसके अंदर आपके होलसेलर्स आते हैं, एजेंट्स आते हैं और आपके रिटेलर्स आते हैं। नेक्स्ट आपका कॉम्पिटिटर्स। अब कॉम्पिटिटर्स कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। क्योंकि जैसा हमारा कॉम्पिटिटर होगा, हमें भी उसी के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बनाना पड़ेगा।
प्रेजेंटली अगर आप देखते हैं मार्केट में पेप्सी और कोक दोनों एक दूसरे कॉम्पिटिटर हैं, और अंकल चिप्स और लेज़ ये दोनों भी एक दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर एक का प्राइस अप होता है तो दूसरा भी अपने प्राइस को अप करेगा, और अगर एक के प्राइस डाउन होते हैं तो दूसरा भी अपने प्राइस को डाउन करेगा। तो हमें देखना होता है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसकी क्या क्वालिटी है, वो किस तरह के प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहा है। क्योंकि हमें, अगर हम वहाँ मार्केटिंग के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर सके तो उस कंडीशन में जो पूरा मार्केट का शेयर है हमारा कॉम्पिटिटर एक्वायर कर लेगा। नेक्स्ट है आपका कस्टमर्स। कस्टमर्स होते क्या हैं, इस तरह से कह सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं उन्हीं को हम कस्टमर कहते हैं। अब आपके कस्टमर हो कौन कौन सकते हैं? आपके कस्टमर आपके कंज्यूमर्स हो सकते हैं जो कि एक तरह से आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे। कोई बिजनेस यूनिट हो सकती है जो कि आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगी। गवर्नमेंट हो सकती है कि रीसेलर पर्पस के लिए वो आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रही है, या कोई इंटरनेशनल मार्केट आपकी कंज्यूमर या आपकी जो कस्टमर है वो हो सकती है। अब आपकी जो मार्केटिंग फंक्शंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि हम किस तरह के कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं। हर मार्केट का अलग अलग करैक्टरिस्टिक्स होता है और हर मार्केट के अलग अलग कस्टमर्स होते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह की मार्केट में किस तरह के कस्टमर्स है और उनका क्या पोटेंशियल है उस प्रोडक्ट को परचेज करने का। अब आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को। अगर हम अभी ये बात करें गवर्नमेंट के साथ डील कर रहे हैं, गवर्नमेंट को अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो उनके साथ हमारी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होंगी, हमारे जो रूल्स रेगुलेशन हम बनाएंगे वो अलग बनाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी। तो ये है कि आपका जो कस्टमर्स होते हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को। यहाँ पर हमारे पास जो कस्टमर मार्केट्स हैं कौन कौन सी है कस्टमर मार्केट्स, एक आपकी कंज्यूमर मार्केट, मतलब वो मार्केट जहाँ पर आपके प्रोडक्ट को फाइनल यूज़ के लिए परचेज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपकी बिजनेस मार्केट, जहाँ पर आपके प्रोडक्ट को कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, परचेज़ करते हैं वो। नेक्स्ट आपकी रीसेलर मार्केट, जहाँ आपके प्रोडक्ट को आपसे बल्क में परचेज़ कर वो फिर उसको रिटेलर्स के थ्रू या कह सकते हैं रिटेल्स में सेल्स करते हैं, या गवर्नमेंट मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक। Any group that has an interest in on impact on company's ability to achieve its objectives is known as public. Public must be considered while designing the marketing strategies. तो पब्लिक को भी कंसीडर किया जाता है कि जब हम डिज़ाइन करते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को। ये नहीं है कि हम कोई भी ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप करेंगे जो कि पब्लिक के लिए यूज़फुल ना हो, पब्लिक के फेवर में ना हो, क्योंकि हम वही काम करते हैं जो पब्लिक के फेवर में होती है, तभी हमारा प्रोडक्ट उनके बीच में अपनी एक अलग जगह बना पाएगा। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन मैक्रो इन्वायरमेंट। अब ये मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है? ये होता है कि टोटली एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, और इसके ऊपर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जिसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है, सबसे पहला जो एक इन्वायरमेंट का पार्ट है वो है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। अगर हम डेमोग्राफिक की बात करें तो डेमोग्राफिक से मतलब होता है कि किस तरह की किसी भी कंट्री की, किसी एरिया की पॉपुलेशन है, वहाँ किस एज के पर्सन्स रहते हैं, वहाँ का बर्थ रेट क्या है, डेंसिटी क्या है, मेल्स फीमेल्स कितने हैं, मतलब ये सभी चीज़ जो वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, या वहाँ का जो भी पॉपुलेशन का एक डाटा होता है उसी को हम कहते हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, उस कंट्री के अंदर कितनी यंग पॉपुलेशन है, लेट मैरिज होती है नहीं होती है, कितने उनके बच्चे होते हैं, या उनका जो डाइवोर्स रेट है वो कितना है, वर्किंग वुमेंस कितनी है, उनकी पॉपुलेशन किस जगह कितनी शिफ्ट हो रही है, अर्बन टू रूरल एरियाज़ में कितनी पॉपुलेशन है, उनका लाइफ स्टैंडर्ड क्या है। मतलब ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट के, जिसके थ्रू कि हम अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को डिसाइड करते हैं। अगर हम बात करें इनमें से बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि वर्किंग वुमेन, अगर वर्किंग ह्यूमन्स हैं तो वो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की यूज़ कर या मशीन्स का यूज़ कर अपने काम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, जिसके थ्रू कि वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने वर्क को दे सकें और अपने ऑफिस वर्क को दे सकें। अगर हम बात करते हैं कि किसी कंट्री की जो बच्चे हैं, बच्चों की पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में हम टॉयज़ का ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सेल्स करेंगे, जो हमारी कह सकते हैं कॉमिक्स होती है उनको सेल्स करेंगे, क्योंकि हमें पता है जहाँ पर बच्चे होंगे या किड्स होंगे वहीं पर इन चीज़ों की सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा होएगी। नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं कि आपके गवर्नमेंट एजेंसीज़ के कौन से रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, किस तरह वो हमारी मार्केटिंग फंक्शंस को, मार्केटिंग कह सकते हैं डिसीजंस को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि अगर हर कंट्री का एक दूसरी कंट्री के साथ पॉलिटिकल किस तरह रिलेशंस होते हैं, किस तरह वो कोई लीगल एक्शन लेते हैं हमारे अगेंस्ट, कौन कौन सी उन्होंने हमें कह सकते हैं लॉज के अंदर हमें कौन कौन सी रिबेट दे रखी है, उनका क्या लेजिस्लेशन है हमारे लिए,
कौन कौन से उनके एनफोर्समेंट लॉज हैं जो कि हमें हमारे बिज़नेस को करने में रोकते हैं या हमारे बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर उस कंडीशन में हमारे ट्रेड में कोई इलीगल काम होता है या कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है हमारी बिज़नेस के साथ, तो उस कंडीशन में वो किस तरह उसको लीगलाइज़ करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि हम जिस भी कंट्री में ट्रेड करना चाह रहे हैं, जिसके लिए मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को डेवलप कर रहे हैं, उस कंट्री के अंदर वहाँ के लोगों की जो परचेजिंग पावर है या कह सकते हैं बाइंग पैटर्न है, वो किस तरह का है। मतलब यहाँ पर हम टोटली इकोनॉमिक वे में बात करते हैं कि अगर किसी कंट्री का इकोनॉमिक वे या कह सकते हैं उनकी जो परचेजिंग पावर है बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। उनके बाइंग पैटर्न किस तरह के हैं, हमें इस चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा और ये इफेक्ट करेगा हमारी मार्केटिंग प्लान को। अगर किसी कंट्री का जो बाइंग पैटर्न है बहुत कम है, परचेजिंग पावर बहुत कम है, तो उस कंट्री में हम बहुत ज़्यादा एफर्ट या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से हम ट्रेंड देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी कितनी है उस कंट्री के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है नहीं है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है नहीं है। उनके अंदर देखेंगे हम कि मेजर इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या हैं, कंज्यूमर का जो सेविंग पैटर्न है वो किस तरह है, बोरोविंग पैटर्न क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, टैक्स रेट्स क्या हैं। मतलब ये सारे फैक्टर्स को देख कर ही उस कंट्री के लिए हम अपने मार्केटिंग प्लान्स को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट आपका नेचुरल इन्वायरमेंट। अब नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर हम बात करते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज की। हमारे पास दो तरह के नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है आपका रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल के अंदर हम बात करते हैं फॉरेस्ट की, वाटर की, और नॉन रिन्यूएबल के अंदर हम बात करेंगे कोयल, पेट्रोलियम जैसे रिसोर्सेज की। तो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर वो कहीं काम कर रही है, अपने इनपुट्स के लिए हम इन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं, इन्हीं का यूज़ करते हैं, तो हमें इन सभी के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कितनी मात्रा में वहाँ अवेलेबल है, इनके थ्रू क्या पॉल्यूशन होएगा नहीं होएगा, क्या वहाँ पर कह सकते हैं गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा कि जब हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे अपने प्रोडक्शन के लिए या नहीं करेंगे, यानी कि सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी। इन सभी फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना होता है अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को करने के लिए। नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की बात करें, यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरह टेक्नोलॉजी टाइम टाइम अपडेट हो रही है, हमारा किसी भी काम को करने का तरीका किस तरह अपडेट हो रहा है। मतलब यहाँ पर हम टोटली बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तकनीक की। टेक्नोलॉजी आपकी टाइम टाइम बदलती जा रही है। पहले हम अगर आज के टाइम में 10 साल पहले 20 साल पहले हम सिर्फ अगर बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस की, तो उस टाइम में जो प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती बहुत बड़ी साइज़ में हो रहा करती, और उसका जो प्रोसेसर था वो भी बहुत स्लो था, बहुत ही धीरे था। लेकिन आज के टाइम की प्रेजेंटली बात करें तो आज के टाइम की जो प्रिंटिंग प्रेस है बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं। वो आपको 3D फॉर्म में भी आपको प्रिंट आउट दे सकती हैं, या फिर उनकी जो स्पीड की बात करें बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा आपको आउटपुट दे सकते हैं। अगर हम पीसीस की बात करें तो आज के 10 साल पहले के जो पीसीस थे और आज के आप अगर पीसीस को कंपेयर करो तो आप देखोगे कि किस तरह उनका जो वर्क है, उनकी जो स्पीड है वो कितनी चेंज हो रही है। पहले के टाइम में हम सारा का सारा काम हम पेपर पे क्या करते हैं, हमारी जो भी एंट्रीज हुआ करती, इन्वॉइसेस हुआ करती, ट्रांजेक्शन्स हुआ करती, जो भी कॉन्टैक्ट हुआ करते हैं वो सारे हम पेपर का यूज़ कर किया करते हैं। अगर हमें किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई कह सकते हैं एग्रीमेंट करना है, कोई ट्रेड करना है, कोई एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करना है, तो पहले सारा काम हम पेपर वर्क के थ्रू किया करते। उसको हम फिर वाई कह सकते हैं फैक्स भेजा करते, या उसको कोरियर क्या करते, या उसको लेटर भेजा करते दूसरी कंट्री में अलग अलग सर्विसेज के थ्रू। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन हम प्रेजेंटली टाइम की बात करें तो आज हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल है, हमारे पास अच्छी खासी स्पीड अवेलेबल है, हम ये सारे काम अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करने लगे हैं। तो अगर आप अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं चेंज करोगे, आप नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं करोगे, आप पहले की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते रहोगे जो ऑब्सोल्यूट हो चुकी है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर या आपके बिजनेस के ऊपर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। और सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट के अंदर आप देखते हैं कि वहाँ के पर्सन जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, जहाँ के लिए हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ के लोगों का क्या कल्चर है, क्या उनका सोशल ग्रुप है, उनकी क्या मान्यताएँ हैं, उनकी जनरेशन में क्या कह सकते हैं किस तरह के कल्चर को माना जाता है, उनके किस तरह रिलीजन है, क्या वैल्यूज़ है उनकी, किस तरह की लैंग्वेज है, नॉर्म्स हैं, एथिस्टिक्स है, आइडियोलॉजीज़ है, स्टेटस है, या उनके किस तरह के रूल्स हैं। क्योंकि जैसा उनका कल्चर होगा, जैसा उनका रिलीजन होगा, जैसी लैंग्वेज होगी, नॉर्म्स होंगी, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम इंडिया की बात करें, जब हमारे कह सकते हैं मैगडी इंडिया में एंटर करा तो उस टाइम क्या इसने यूज़ किया था, इसने बीफ बर्गर का यूज़ किया था। मार्केट में एंटर जरूर हो गया, लेकिन आते ही से बहुत बड़े फेलियर का सामना करना पड़ा। रीज़न क्या था कि इंडिया के अंदर जो हमारा कल्चर था वो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप बीफ को यूज़ एज अ फूड प्रोडक्ट यूज़ करें।
तो फिर से रोल आउट हुआ, उसने अपने प्रोडक्ट को चेंज किया, उसने इंडिया की जो कह सकते हैं सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट है उसको रीड आउट किया, और उसके बाद फिर से इंडिया में एंटर हुआ, और उसके बाद उसने अपनी स्टफिंग को चेंज किया, और उसके बाद वो सक्सेस हुआ। तो किस तरह आपने देखा कि सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट आपका ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस रेगुलेशंस दैट अफेक्ट द मार्केटिंग डिसीजंस इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर कौन कौन से रेगुलेशंस हैं जो कि हमारी मार्केटिंग डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे एक्ट हैं जो कि हमारे मार्केटिंग डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आता है आपका एक्ट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये एक्ट आपको बताता है कि किस तरह आपको एग्जीक्यूट करना है अपने कॉन्ट्रैक्ट को, किस तरह उसके अंदर जो उसके प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, किस कंडीशन में आपके कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो सकते हैं, उनका क्या इफेक्ट होएगा दोनों पार्टीज़ के ऊपर, जो एग्रीमेंट होएगा वो एनफोर्स बाय लॉ किस तरह होएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में। मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो किस तरह एग्जीक्यूट करना है, किस तरह उसकी फॉर्मेशन होगी, अगर ब्रीच होता है तो उसका क्या इफेक्ट होएगा, इन सभी के बारे में हमें कौन बताता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। नेक्स्ट आपका द इंडियन सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। अब इसके अंदर हमें बात करते हैं, हमें बताया जाता है कि किस तरह हमारी क्या राइट्स होंगी, क्या ड्यूटीज़ होंगी हमारे बायर्स और सेलर्स की वाइल ट्रांसफरिंग द गुड्स, क्योंकि जब हम अपने प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं तो उस कंडीशन में किस टाइम उस प्रोडक्ट को सेल समझा जाए, उसके बाद हमारे बायर की क्या ड्यूटी बनेगी, हमारे सेलर की क्या ड्यूटी बनेगी, उन सभी चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट आपका द इंडस्ट्रियल एक्ट 1951, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन के रिगार्डिंग था ये एक्ट। तो ये हमें बताता है कि हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए हमारी इंडस्ट्रीज़ का, उनके डेवलपमेंट का इंडिया के अंदर, वो किस तरह होना चाहिए। हमारी जो लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ होती हैं वो किस तरह की होनी चाहिए, लाइसेंसिंग के लिए आपको किन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा, उन सभी को डिटरमाइन करता है हमारा ये इंडस्ट्रीज़ एक्ट 1951। नेक्स्ट आपका द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। तो इसका मेन एम है आपका कि किस तरह हम प्रिवेंट करें फूड अल्ट्रेशन को, या उनके जो आइटम्स हैं उनका जो एडल्ट्रेशन होता है उसको किस तरह प्रिवेंट करें। नेक्स्ट आपका द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ 1954 एक्ट। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कंपनीज़ को एक तरह से प्रोहिबिट कर रखा है कि वो कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स इंप्रेशन ना इशू करें पब्लिक में, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट का यूज़ ना करें जिसके थ्रू कि वो अपने ड्रग्स को मिसलीड करे कंज्यूमर्स को। मतलब आप एक तरह से यहाँ पर उनका जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसको इस तरह रेगुलाइज किया गया है कि वो किसी भी फॉल्स इंफॉर्मेशन को, फॉल्स इंप्रेशन का यूज़ नहीं कर सकते कंज्यूमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उनको मिसलीड नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका द इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955। अब इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट ने फिक्स करा है कि अगर कोई भी इसेंशियल कमोडिटीज़ है तो उसके लिए एक प्राइस फिक्स कर दिया गया है। ये नहीं कि आप उसको कितने भी प्राइस पर सेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने एक कह सकते हैं एक मिनिमम प्राइस और एक मैक्सिमम प्राइस को डिसाइड कर रखा है, उसके बीच की लिमिट में रहकर ही आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करना होता है। नेक्स्ट आपका द कंपनीज एक्ट 1956। अब कंपनी एक्ट के अंदर हम बात करते हैं कि किस तरह कोई फर्म्स को या कोई जो भी हमारी कंपनी होती है उसको किस तरह रेगुलेट किया जाएगा, उसको किस तरह फॉर्म किया जाएगा, किस तरह वर्किंग कंडीशंस होंगी, किस तरह उसका वर्किंग फॉर्मेशन होगा, किस तरह उसको वाइंड अप किया जाएगा कंपनी को, किस तरह के उसके रिलेशनशिप्स होंगे उसके शेयर होल्डर्स के साथ, अदर जमा कह सकते हैं इक्विटी हो चाहे हमारे प्रेफरेंस हो, तो किस तरह हमारी गवर्नमेंट के साथ उसका काम होगा और अदर कंपनीज के साथ किस तरह उसका रिलेशन होगा। तो कंपनी एक्ट के अंदर सिर्फ बेसिक यही बात करते हैं कि किस तरह कोई कंपनी की फॉर्मेशन होगी, उसकी वर्किंग कंडीशन कैसी होगी, वो वाइंड अप किस तरह होगी अगर इन फ्यूचर में कभी होती है तो, और उसके किस तरह रिलेशनशिप्स होंगे हमारे शेयर होल्डर्स के साथ, अदर कंपनीज के साथ, हमारी गवर्नमेंट के साथ और हमारी पब्लिक के साथ। नेक्स्ट आपका द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसीज 1969। अब इसमें बात करते हैं कि प्रोटेक्ट करता है एक तरह से हमारा जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं लाइक ब्लैक मार्केटिंग, कि किसी भी प्रोडक्ट की ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके, उसका जो फेयर है वो वही फेयर प्राइस उसका बना रहे मार्केट के अंदर। अगर हम ब्लैक मार्केटिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कोई एक ही प्रोडक्ट को पहले तो स्टोर कर लेता है, जब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है तब उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था, जिसके थ्रू कि हमारी जो मेनली ब्लैक मार्केटिंग या अनफेयर प्राइसेस होते हैं उनको रेगुलेट किया जा सके, उनको ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट आपका द पेटेंट एक्ट 1970। अगर हम पेटेंट की बात करें तो पेटेंट होता है कि हमें एक तरह से राइट मिल जाता है हमारे प्रोडक्शन के लिए, हमने कोई टेक्निक को डेवलप किया है कि उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता विदाउट आवर प्रायर परमिशन। तो उसी चीज़ के लिए हमारा एक्ट है पेटेंट एक्ट 1970। नेक्स्ट आपका द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1976। अगर हम स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट एक्ट की बात करें तो इसके अंदर हमारी गवर्नमेंट ने
वेट और मेजर्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट हमारी कंट्री में कह सकते हैं दिल्ली में कोई प्रोडक्ट 1 किलो का परचेज करते हैं और वही आप 1 किलो प्रोडक्ट कह सकते हैं तमिलनाडु में परचेज करें, आसाम में परचेज करें, तो उनकी जो वैल्यू होगी, उनकी जो कह सकते हैं वेट होगा, वो बराबर ही होगा। पूरी कंट्री में अगर 1 kg की बात करें, 1 लीटर की बात करें, 1 सेंटीमीटर की बात करें, तो हर जगह वो जो स्टैंडर्ड होता है वो सेम ही अप्लाई होगा। ये नहीं है कि दिल्ली में आपका 1 kg अलग होगा, साउथ इंडिया में अलग होगा और नॉर्थ इंडिया में अलग होगा। वो हर कंट्री में ओवरऑल हम बात करते हैं हर जगह सेम होगा। नेक्स्ट आपका द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके अंदर हम बात करते हैं किस तरह अपने कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन दी जा सके। तो इसके लिए उन्होंने कह सकते हैं काउंसिल्स को डेवलप किया है, हमारे जो कंज्यूमर कोर्ट होते हैं उनको डेवलप किया गया है, वो सेंट्रल लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं और हमारे स्टेट लेवल पे हैं। नेक्स्ट आपका द इन्वायरमेंट एक्ट 1986। हम इन्वायरमेंट एक्ट की बात करें कि इसमें हम बात करते हैं किस तरह जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोडक्शन करेगी तो किस तरह वो इन्वायरमेंट का ध्यान रखेगी। अगर कोई उससे के थ्रू इन्वायरमेंट कोई इफेक्ट होता है तो किस तरह उस इफेक्ट की भरपाई करेगी, किस तरह उसकी रिकवरी करेगी, इन सभी चीज़ों के बारे में। और लास्ट आता है आपका द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986। तो ये हमारे कुछ एक्ट थे जो कि हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई डज गवर्नमेंट प्रोवाइड रेगुलेशंस ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़, कि हमारी गवर्नमेंट जो होती हैं वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर रेगुलेशंस क्यों लगाती हैं, उनको रेगुलेशंस क्यों प्रोवाइड करती हैं। तो बहुत सारे इसके रीजंस हैं। तो सबसे पहला रीज़न है कि वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स, कि अगर हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर कोई रेगुलेशंस ही नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो हमारे कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड ही नहीं करेंगे। बहुत हाई प्राइस में प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड किया जाएगा, मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। तो कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए उनको रेगुलेट किया जाता है। दूसरा होता है अवॉइडिंग अनफेयर कंपटीशन ना हो, कोई अनफेयर कंपटीशन ना हो, जैसे लाइक कि ब्लैक मार्केटिंग या अनफेयर प्राइसेस, उन सभी को रेगुलेट करने के लिए भी हम एक तरह से उनको रेगुलेशंस प्रोवाइड करती है हमारी गवर्नमेंट। नेक्स्ट आपका अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, रिलीजन, रेस एक्सेट्रा, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट आपका स्टॉप मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस बाय बार्गेनिंग और डिसेप्टिव प्राइस, एक्सेसिव प्राइस एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, फॉल्स क्लेम्स एंड प्रोमिसेस। नेक्स्ट आपका राइट ऑफ लेवलिंग एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट आपके इन्वायरमेंट को सिक्योर करने के लिए, सेफ करने के लिए। आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी होती है उसको रेगुलेट करने के लिए। आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है उसको एनकरेज करने के लिए। और किस तरह आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज को सेव करोगे, इन सभी कामों को कह सकते हैं करने के लिए हमारी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, रेगुलेशंस प्रोवाइड करती है बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप PDF के लिए मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।